हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट एग्जाम में अब तक पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। इस वीडियो में हम लोग 20 से अधिक प्रश्नों के ऊपर यानी 20+ क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे जो अब तक यूपी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। और इस वीडियो की ये जो सबसे बड़ी खासियत होगी वो ये होगी कि अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया तो इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जहां पर जो ये टॉपिक लिया गया है, जो एक क्वेश्चन लिया गया है, तो आगामी जो भी परीक्षा होगी इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और हम इस वीडियो के अंतर्गत काफ़ी बेसिक तरीके से, काफ़ी आसान तरीके से सारे क्वेश्चन को हम लोग हल करने वाले हैं, समझने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब चलिए हम लोग सीधा अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से आगामी जो यूपी टेट आपका एग्जाम होने वाला है उसमें निश्चित रूप से पूछा ही जाएगा इस टाइप का। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला प्रश्न ये है कि यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम किया जाता है और हर को 10% बढ़ा दिया जाता है तो भिन्न का मान 16/55 हो जाता है। तो मूल भिन्न बताइए, यानी वो भिन्न बताना है कि आखिरकार वो मूल भिन्न क्या थी। तो चलिए मान लीजिए कि माना वह जो मूल भिन्न थी वह a/b थी। मान लीजिए कि वह भिन्न a/b थी। a इसका क्या होगा? अंश होगा। b क्या होगा? हर होगा। आपको पता है। अब ये कह रहा है कि अंश को क्या कर रहा है कि 20% कम कर दिया जाता है। देखिए, अंश जो भी होगा, अंश यहाँ a है, a जो भी अंश रहा होगा पहले अपने आप में 100% रहा होगा। हर जो भी रहा होगा, जो भी मान रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। देखिए, पहली बात ध्यान देना है कि प्रतिशतता में क्या होता है कि वृद्धि होने पर 100 में जोड़ा जाता है और कमी होने पर 100 में घटाया जा रहा है। यहाँ अंश जो है 20% कम कर दिया जा रहा है। इसका मतलब जैसे ही 100 से 20 कम करेंगे तो 80% आएगा। यानी अभी भी अंश को जैसे ही आप 20% कम कर देंगे तो अंश का वैल्यू अभी भी 80% बना हुआ है। तो अंश का 80% कर दिया आपने। अब हर क्या है? b है। कह रहा है वह बढ़ करके 10% बढ़ जाता है। यानी पहले 100 था, वृद्धि होने पर 10 जोड़ेंगे यानी 110%। तो हर जो है पहले का 110% हो गया, अंश पहले का 80%। कह रहा है यदि ऐसा कर देते हैं तो भिन्न का जो मान है ना वो 16/55 हो जाता है। बस इतना सा ही काम करना है आपको। फिर आपसे कह रहा है वो मूल भिन्न बताओ, यानी a/b का मान बताना है। देखिए, आप चाहेंगे तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा क्योंकि 80/100 लिखेंगे। देखिए, इसको लिखते आप a × 80/100 अपान b × 110/100। तो ये 100 से 100 कट जाता है आपका 16/55। तो आखिरकार आपका आ क्या रहा है? 80a अपान 110b इज इक्वल टू 16/55। तो हमें क्या चाहिए? मूल भिन्न चाहिए, a/b चाहिए। तो आप 16/55 तो लिखेंगे ही। और जैसे ही ये भिन्न इस साइड जाएगी, आपको पता है कि अगर ये इसका गुणा यहाँ होगा और इसका गुणा यहाँ, यानी ये सीधा पलट जाएगी। यानी 110 ऊपर चला जाएगा, 80 नीचे। तो आप 0 से 0 काट दीजिए। 8 दूना आपका 16 हो गया, 11 5 55 हो गया। आखिरकार आप देख पा रहे हैं कि मूल भिन्न क्या थी? 2/5 थी। तो अब आपको अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो इतना ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, कुछ नहीं होता। देखिए, कोई देखिए, अब यहाँ भिन्न भी नहीं मानना है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट पता है, अच्छे से आपके पास समझ है। कह रहा है अंश 20% कम हो गया, यानी अब वो कितना हो गया? 80% हो गया। लिख दीजिए आप। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे कि उसका जो हर है ना वो 10% बढ़ जा रहा है। तो पहले जो भी रहा होगा, अब 10% बढ़ा तो 100 में 10 जोड़ दीजिए, 110% हो गया। ऐसा होने से क्या हो रहा है कि जो नई भिन्न है वो 16/55 हो जाती है। बस कुछ नहीं करना, लग गया यहीं पे। अब आपको यहाँ पे प्रतिशत से प्रतिशत काट देना है
अब आपको यहाँ इसका क्या करना है कि आपको यहाँ पे एक का मान निकालना है, या एक ना कह के अब आपको मूल भिन्न चाहिए, कहने का मतलब यानी 1 का वैल्यू। तो बस 16/55 है और इसको पलट देना है, बस 0 से 0 काट दीजिए, 11 ऊपर जाएगा, 8 कहाँ हो जाएगा नीचे। तो 8 दूना 16, 11 5 55, एक का मान कितना आ गया 2/5, यानी मूल भिन्न क्या है 2/5 है। यानी जो भिन्न वाला सवाल जब भी आए तो आपको ऐसे ही करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल भी है जिसको हम लोग बहुत रफ्तार से कर लेंगे जो है, तो अब आप समझ पा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं बहुत जल्दी से। अगला सवाल यूपी टेट में ही पूछा गया है, कह रहा है कि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया जाता है, हर को 25% बढ़ाया जाता है, तो नई भिन्न 3/5 प्राप्त हो जाती है। तो मूल भिन्न बताओ। कुछ नहीं करना, माना भिन्न a/b है, मूल भिन्न यही है आपकी, मूल भिन्न आपकी यही मान लीजिए कि a/b है। अब कह रहा है कि मूल भिन्न के अंश को 20% बढ़ा रहा है, यानी a गुणे 120% हो जाएगा। हर को भी बढ़ा रहा है 25%, 100 में 25 जोड़ेंगे 125%। तो ऐसा हो जाने से क्या हो जा रहा है कि जो भिन्न नई भिन्न प्राप्त हो जा रही है कितना 3/5, यही आपको करना है। अब आप देखिए यहाँ परसेंट से परसेंट कट गया, मूल भिन्न a/b है, आप 3/5 लिखेंगे ही। अब ये चीज यहाँ चली जाएगी, जैसे तिर्यक देखो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, या ये भिन्न पलट जाएगी। जैसे ही a/b का मान निकालेंगे, जो मान यहाँ है, जब इसके इससे इसमें भागा देंगे तो ये पलट जाएगा। क्यों? क्योंकि 3/5 और फिर इससे इसमें भागा देंगे, यानी सीधा 125 ऊपर होगा और 120 नीचे। अब आप देख पा रहे हैं 3 चौको 12 40, अब 5 25 5 आपको पता है कि 125, तो आप देख रहे हैं 5 दूना 10 5, अब फिर कट जाएगा 5 25 5 8 40, यानी a/b का मान कितना आ गया 5/8 आ गया। यानी वास्तव में मूल भिन्न क्या थी 5/8 थी। लेकिन यदि आपके पास बहुत ज़्यादा रफ्तार है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, भाई भिन्न का अंश 20 बढ़ रहा है, यानी अब वो 120% हो गया। हर भी 25 बढ़ रहा है, यानी अब वो 125 हो गया। तो नई भिन्न क्या हो गई 3/5 हो गई भाई। तो बस प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, यानी 120/125 बराबर 3/5। अब आपको यहाँ एक का मान चाहिए, यानी इन सबको यहाँ से हटाना है, रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने का मतलब क्या होगा कि 1 का मान करिएगा तो 3/5 तो लिखेंगे, लेकिन ये उधर जाएगा। जैसे इसको यहाँ पे इसका भागा देंगे ला करके, इसमें देखिए जो चीज यहाँ है वो इसके अपान में जाएगी। तो अपान में जाती तो क्या होता है, यही ना होता। एक लाइन और बढ़ा लो आप, यदि एक का मान निकालेंगे तो 3/5 और 120/125। तो क्या हो रहा है, भिन्न में भिन्न का भागा देते हैं तो भिन्न क्या करती है पलट जाती है, यानी 3/5 और गुणे 125/120। सो मान यही तो हल करेंगे, मान आ जाएगा। चलिए ये दोनों क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आपको निश्चित रूप से आ रहा है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि यूपी टेट एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आ रहा है कि भिन्न पर प्रतिशत वृद्धि। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कह रहा है कि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया गया और हर को जो है 20% घटा दिया गया। अंश बढ़ रहा है, हर घट रहा है, तो परिणामी भिन्न मान लीजिए 5/8 आ जाती है। तो मूल बताओ, कुछ नहीं, अंश 20 बढ़ रहा है तो 120%, हर घट रहा है 20% तो 80% और बराबर 5/8। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, एक का मान निकालना है, ये बस पलट देना, 80 ऊपर 120 नीचे, यानी जो आएगा वो मान हो जाएगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा, आ भी रहा है, आएगा, आप इसको बड़े आसानी से अब कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आया है। वो कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 35 मीटर है। कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगानी है, तो जो वर्गाकार टाइल्स लगेगी उसकी संख्या बतानी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी ऐसा सवाल आए, देखिए एक आयताकार कमरा है, अब उसकी लंबाई कितनी है भाई 40 मीटर, चौड़ाई कितनी है 35 मीटर। कह रहा है इसके अंदर जो टाइल्स बिछेगी वो वर्गाकार बिछेगी, यानी वर्ग के रूप में होगी। तो उस वर्गाकार टाइल्स की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको जो है, जब तक वर्गाकार टाइल्स की भुजा नहीं मिलेगी, कि जो इसके अंतर्गत वर्गाकार जो टाइल्स आपकी आएगी वर्ग के आकार की, ये जो वर्गाकार टाइल्स है इसकी जब तक एक भुजा नहीं पता चलेगी तब तक हम जो है टाइल्स का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। देखिए बहुत आसान है,
आप पूरे कमरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, एक वर्गाकार टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे दीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस आयताकार कमरे में कितने टाइल्सें लगेंगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अब ये है कि आखिरकार जो है वो जो वर्गाकार टाइल्स है उसकी भुजा कैसे निकलेगी। तो बहुत आसान है, ध्यान देना मेरे भाई, कि जब भी आयताकार कमरा दे और उसमें वर्गाकार टाइल्स लगाने की बात करें और जो है आपको दोनों वर्गाकार जो आयताकार कमरा है उसकी भुजाएं दी गई हों, तो कुछ नहीं करना है आपको, बस लंबाई और जो चौड़ाई है उसकी कमरे की वो लिख लीजिए आप, और लंबाई और चौड़ाई का मौसा ले लीजिए। जो मौसा लेने पर जो मान आएगा वही जो है वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा मानी जाती है, वही वो भुजा है, यानी वह जो दोनों में शामिल है। तो देखिए 40 और 45 का यदि आप महत्तम समापवर्त लेंगे तो लेंगे मौसम 5 आएगा, क्योंकि देखिए 5 8 40, 5 5 7 35 आप लेके देखिएगा। तो इसका जो महत्तम समापवर्तक आएगा, देखिए लंबाई और चौड़ाई का महत्तम समापवर्तक लेते हैं, वही जो है वर्ग की वर्गाकार जो है ना, वही वर्गाकार जो है टाइल्स की जो है क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी, एक भुजा। तो जब वर्गाकार टाइल्स है, जब उसकी एक भुजा 5 है तो इसका मतलब दोनों भुजाएं 5 5, यानी 5 बाई 5 का टाइल्स लगेगा। 40 मीटर गुणे 35 मीटर का कमरा है, तो उसमें जब वर्गाकार टाइल्स लगाने की बात की जाएगी, जो सबसे बड़ा वर्गाकार टाइल्स लगेगा, तो इसका मतलब दोनों जो इसकी भुजाएं दी गई लंबाई चौड़ाई उसका मौसा ले लीजिए, जो आ रहा है वही वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा होगी। बस, तो कुछ नहीं भाई, अब ये सवाल लग गया, कुछ भी नहीं करना आपको, बस तत्काल आप कर देंगे यही चीज कि टाइल्स की संख्या पूछ रहा है तो आप लिखेंगे कमरा का क्षेत्रफल, यानी जो कमरा है उसका आपको क्षेत्रफल निकाल लेना है, और फिर जो है वर्गाकार जो है टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेना है, टाइल्स का क्षेत्रफल। भाई एक टाइल्स कितना जगह ले रही है ये पता कर लीजिए, पूरे कमरे के क्षेत्रफल में एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो टाइल्सों की संख्या आ जाती है। बस, तो कमरा का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, और टाइल्स का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अब आप टाइल्स की साइड निकाल चुके हैं, 5 गुणे 5, तो हो जाएगा 5 8 40 और 5 7 35, 7 8 56, आपको 56 टाइल्सों की जरूरत पड़ेगी, और वो भी 5 बाई 5 की होगी। तो इसमें बस यही ध्यान देना होता है कि जो लंबाई और चौड़ाई आयताकार कमरे की होती है उसका एलसीएम ले लिया जाता है, जितना गलत, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, मतलब मौसा लेते हैं, सॉरी मेरे भाई, मौसा लेना है ना, तो मौसा ले लेंगे, महत्तम समापवर्तक ले लेंगे, जो आएगा वही वर्ग की भुजा मानी जाएगी, फिर वर्ग का क्षेत्रफल कैसे कर देंगे, भुजा का वर्ग कर देंगे, आ जाएगा। अब देखिए यही हो सकता है कि आपके एग्जाम में कुछ ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप में देखिए इस तरीके के हो सकता है, दे दे कि कमरे की लंबाई 15 मीटर 25 सेमी है और उसकी जो है चौड़ाई मान लीजिए दे रहा है कि 10 मीटर 50 सेमी है, तो इसमें वर्गाकार टाइल्स लगाना है। तो कुछ नहीं, अब आपको थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि सबको सेमी में बदल लीजिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 15 मीटर में 1500 सेमी ये, अब 25 सेमी ये, देखा जाए तो इसे आप 1525 सेमी लिख सकते हैं लंबाई को, और चौड़ाई को लिख सकते हैं 1050 सेमी। अब आपको कुछ नहीं करना है, कह रहा है कि इसमें वर्गाकार टाइल्स लगाना है, उसकी संख्या बताना है, तो बहुत आसान है भाई, कमरे का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, यानी 1525 में 1050 सेमी से गुणा करेंगे तो कमरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब सवाल यह है कि इसके टाइल्स का क्षेत्रफल चाहिए, तो बस आपको लंबाई और चौड़ाई का मौसा निकालना होगा, मौसा जो आ जाएगा वही वर्गाकार, मान लीजिए सपोज दैट मैं मान ले रहा हूं होगा कि नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए 25 आ रहा है, 25 सेमी आ रहा है या 25 सेमी आया, तो महत्तम समापवर्तक 25 सेमी आया, तो इसका मतलब वर्गाकार जो टाइल्स होगी वो 25 सेमी की होगी। तो बस वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 25 गुणे 25, तो मतलब टाइल्स के क्षेत्रफल से पूरे कमरे के क्षेत्रफल में भाग देंगे तो उसकी संख्या। तो ऐसा जब भी सवाल आए तो आपको अब डाउट नहीं होना चाहिए, तुरंत लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो ये कह रहा है कि अब आपका सरलीकरण से लेकर के, जैसे देखिए माइनस आपका 9 छोटे कोष्टक में लिखा है, माइनस लगा है मझला कोष्टक के अंदर -8 ऐसे छोटा मझला कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक ऐसे ब्रैकेट बंद, +24 भागे 13
-7 के ऊपर बार लगा है ऐसे बड़ा, फिर छोटा बंद मझला बंद। यही सवाल है आपका सरलीकरण का, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए गणित में देखा जाए तो केवल 4 ही संक्रियाएं होती हैं, एक जोड़ होता है, एक घटाना होता है, एक गुणा होता है। देखिए जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग देते हैं। 4 के अलावा कोई अगला देखा जाए तो काम नहीं होता। गणित की यही 4 संक्रियाएं हैं। लेकिन यही अगर एक साथ आ जाती हैं तो सबसे पहले भाग दिया जाता है, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, तब लास्ट में घटाते हैं। या अभी एक निशान इसके साथ आप आ जाता है यानी का आ जाता है, तो सबसे पहले का टूटेगा, फिर भागा टूटेगा, फिर गुणा, फिर धन, फिर ऋण। लेकिन अगर ब्रैकेट में बात की जाए, कोष्ठक आ जाए, तो सबसे पहले आपको पता है कि कोष्ठक टूटता है यानी छोटा कोष्ठक, या छोटा से भी होता है रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो यहाँ पर चूंकि जो सवाल आया है, क्वेश्चन है, वो कोष्ठक को लेके है, तो सबसे पहले जो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है जिसको रेखा कोष्ठक कहते हैं, यही टूटेगा। तो चलिए हम लोग इसको तोड़ते हैं। तो ये -9 सीधा लिखेंगे, फिर माइनस मझला कोष्ठक, छोटे कोष्ठक में -8, छोटा कोष्ठक बंद, +24 भागे। अब देखिए यहाँ पर जो क्या होने वाला है, यहाँ पर आप देखो कि 13 -7 के ऊपर रेखा कोष्ठक लगा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि 13 में से 7 घटा करके, देखिए रेखा कोष्ठक जहां से जहां तक लगा है जो निशान है, इन दोनों के बीच माइनस का निशान है, तो 13 से 7 आप घटाएंगे तो 7 6 13 हो जाएगा यानी 6 आएगा। अब इसके पहले भागे का निशान है, तो अब इसको आपने सरल कर लिया, यानी आपने यहाँ से रेखा कोष्ठक सरल कर लिया। अब आगे की प्रक्रिया देखिए, -9 है मझला कोष्ठक, फिर छोटे कोष्ठक में -8, छोटा कोष्ठक बंद, प्लस। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 24 में 6 से भाग देना है, जैसे ही 6 का भागा 24 में लगाएंगे तो ये 4 बार जाएगा, प्लस का निशान रहेगा ही, मझला कोष्ठक रहेगा ही। अब जरा ध्यान देना है, अब -8 छोटा कोष्ठक, यहाँ पर देखो अब ये छोटे कोष्ठक के अंदर -8 है। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो इसके पहले प्लस है, ये माइनस है, तो ऑलरेडी -8 आएगा, और ये +4 आपका है ही। अब देखिए मझला कोष्ठक आ गया, तो मझला कोष्ठक में देखिए, अब मझला कोष्ठक पहले तोड़ेंगे, इसको सरल करेंगे, तो -8 है +4 है, तो क्या आएगा, आप देख रहे हैं -9 छोटा कोष्ठक में, यहाँ माइनस लगाइए, अब मझला कोष्ठक में सरल करिए तो -4 आ रहा है। अब मझला कोष्ठक के बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ देखिए -9 है, तो इस ब्रैकेट को भी हटा दीजिए, -9 आएगा, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माइनस माइनस +4 आ रहा है। अब -9 से +4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -5। इसका जो आंसर आने वाला है वो आपका -5 आएगा। तो इस तरीके से देखिए, सबसे पहले रेखा कोष्ठक टूटेगा, फिर छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक। अब रेखा कोष्ठक में जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस का निशान होता है, तो फिर 17 में आप जो है 13 में आप 7 को जोड़ते, तो 13 7 क्या हो जाता आपका 20। जो यहाँ अगर यहाँ गुणा है तो फिर आप गुणा करते, ठीक है। तो चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि लगातार यूपीटेट एग्जाम में ऐसी चीजें आ रही हैं सरलीकरण से, तो बस आपको ऐसे क्वेश्चन पे यही ध्यान देना है। चलिए आगे नेक्स्ट। अब देखिए बहुत ज्यादा जो पूछा जा रहा है वो इकाई के अंक वाला। अब देखो यहाँ कह रहा है कि 2153 की घाते 167 में इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक, पहले तो इसका सही मतलब समझो। अगर 2153 का यदि 167 बार गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा। जब भी ऐसा सवाल आए इकाई का अंक ज्ञात करने का है, तो बस आप केवल जो भी संख्या हो उससे नहीं मतलब है, केवल यहाँ इकाई का अंक लीजिए। तो यहाँ इकाई का अंक 3 है और इसका जो पावर है 167 वो लिख लीजिए। अब मैं एक मात्र फार्मूला ट्रिक यहाँ देने जा रहा हूँ, जहाँ पहली बात तो सुनो, कुछ ऐसे हैं जैसे इकाई, जैसे मान लीजिए 1 है, अगर 1 का पावर कुछ भी आप लगा दो, चाहे 1 का पावर 10 लगाओ, चाहे 1 का पावर आप जो है 1000 कर दो, सब मान के आता है 1 ही आता है। यदि 5 की पावर कुछ भी कर लो, आप 5 की पावर 100 लिखो, चाहे 5 की पावर 2 लिखो, 25 इकाई की जगह क्या आ रहा है 5। हर हाल में देखो 1 हुआ, चाहे 5 हुआ, चाहे 6 हुआ, 1 5 6 या मान लीजिए 0 है, तो अगर इकाई की जगह 0 है तो हर हाल में 0 आएगा। इकाई की जगह 6 है तो कितना भी पावर कर लो हर हाल में आपका 6, मतलब कहने का मतलब 6 आएगा। 5 है तो हर हाल में 5 आएगा। 1 है तो जैसे मान लो अभी दे देता 381 की घाते 375, तो इकाई का अंक पूछता तो मात्र 1 आएगा।
या आपसे कह देता 625 की घाते 167। अब लिखा है 625 की घाते 167। अब यहाँ इकाई का अंक बताओ, तो कुछ नहीं, इकाई का अंक आपका बहुत आसान है। यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ जाएगा भाई, 5 का कितना भी पावर कर लो इकाई के स्थान पे 5 ही आएगा, इसके इकाई का अंक 5 होगा। यहाँ 216 दिया है, इसकी घात दिया है 125। अब कह रहा है 216 की घाते 125 है, इकाई की जगह क्या आएगा भाई, 6 आएगा। क्यों? क्योंकि इकाई की जगह 6 का कितना भी कोई भी पावर लगा लो 6 ही आता है। अब रहा सवाल कि अगर एक मान लीजिए 1 ना हो, 6 ना हो, 5 ना हो, अगर मान लीजिए 3 हो, 4 हो, 7 हो, अन्य अंक हो, तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं, बस आपको वो तरीका तैयार रखना है। तो उसका होता है सबसे पहले जो इकाई का आधार है वो तो आधार लिखेंगे ही, फिर यहां होता है n-1/4 का शेष लिख देते हैं, अब प्लस जो है 1 कर देते हैं। तो यह किसी के लिए हो जाता है, जैसे आप समझो। अब यहाँ हमने लास्ट में इकाई के स्थान पे 3 आया है, लिख लिया, उसकी घात 167। अब यहाँ हमें n का मान क्या मिल रहा है, 167 मिल रहा है। तो अब क्या कह रहा है कि आप जो इकाई है का आधार है, यानी आधार तो 3 लिखेंगे ही आप। अब n का मान 167 है, उसमें से 1 कम करिए, फिर 4 का भागा दीजिए, का शेष जो बचेगा उससे मतलब है, फिर उसमें 1 ज्यादा कर दीजिए, जो आएगा आंसर। तो अब आप देखो 167 से 1 घटाएंगे तो 166 आएगा। 4 का भागा देके देखिए, 4 चौका 16, फिर कितना बच गया, 6, 4 एकम 4, यानी कि 2। आप देख पा रहे हैं 2 शेष बच रहा है। तो अब आपका n-1/4 का शेष से मतलब है, यानी आपका आ रहा है 3 का क्या आ रहा है शेष भाई, 2। तो 3 का पावर 2 लिख देंगे, का शेष 2 शेष बच रहा है, शेष 2 आ गया। अब +1 1 और बढ़ा देंगे, तो आ गया 3 का पावर 3। तो 3 3 का 9, 3 का 3 बार करेंगे गुणा तो 27 आएगा, यानी इकाई की जगह कितना आ गया, 7। इसका आंसर क्या आने वाला है, 7। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन और है। देखिए एक तरीका और बनता है, जब भी 3 वाला आए ना तो कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ 4 से भागा दे दो और जो शेष बचेगा वो लिख दो। जैसे इसमें 4 का राउंड बनाइए, तो अब आप 3 की घात 167 लिखते हैं आप, तो अब इसमें जरा 4 से भागा दीजिए इसमें। तो देखिए 4 चौको 16, इसको क्या लिखते हैं आप, 4 चौको 16 और 16 हो जा रहा है, सॉरी 67 है ना, और 4 इकाई कितना हो जा रहा है, 4। तो बच कितना रहा है, अब आप देख पा रहे हैं गुणे जो है। अब देखिए इसका जो है, अब अभी कै राउंड आप कर दो, अगर 4 की हो तो गुणे 4 कर दो। देखो 4 इकाई 4, 4 चौको 16, तो फिर क्या बच रहा है, आप 3 की घाते देखा जाए तो 16 है, तो 16 1 क्या बच गया आपका 17, सॉरी नहीं ऐसे नहीं, आप उसी नियम से एक नियम का प्रयोग करो जिससे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि अलग अलग नियम बताएंगे तो समस्या होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अब देर नहीं करना, बहुत सारे सवाल हैं। देखो अभी देखो बेटा 3 का पावर 99 दिया है, -3 का पावर 50 दिया है, में इकाई का अंक बताना, यह भी पूछा गया है आपसे, इकाई का अंक बताओ। कुछ नहीं करना, अभी देखो 3 का पावर 99 है, 3 का पावर 50, कुछ नहीं। तो अब इसको लगाने का जो तरीका है वो यही है, n-1/4 का शेष अब +1 कर देते हैं, जो इसका आधार रहता है। आधार 3 है मान लो। अब n के जगह क्या है 99, तो 99 से 1 कम करना है, 4 से भाग देना है, तो क्या होगा 98 होगा। 98 में 4 से भागा देंगे तो आपका 4 दूना 8 हो जाएगा, और 8 है, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 1 बचेगा 18 होगा। फिर 4 चौको 16, 4 चौको 16, यानी 2 शेष बच रहा है, 2 शेष ये बच रहा है और 1 इसमें बढ़ाना होता है, तो 2 1 कितना हो गया 3 हो गया, यानी 3 की घाते देखा जाए तो इसका हल छोटा 3 आ गया। ठीक है, फिर से समझ लो, आप नहीं समझ में आ रहा है भाई, 99 में से 1 घटाओ 98 आएगा, 98 में पहले 4 से भागा दो, 4 दूना 8 हो गया, 1 बच गया 18, 4 चौका 16, शेष कितना आया 2, जितना शेष आ रहा उससे 1 और बढ़ा के पावर लगा दो, 2 1 3। चलो अब 50 है, तो 50 में से 1 कम करो पहले, तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब 49 में 4 से भागा लगाओ, 4 इकाई 4 हो गया, 9 उतारो, 4 दूना 8 हो गया, 1 बच रहा है, देख पा रहे हैं 4 दूना 1 शेष, तो 1 शेष बच रहा है, प्लस 1 और बढ़ा दो, यानी 3 की घाते 2। अब देखो 3 तिली का 9 तिली 27 आ रहा है, यहाँ 3 तिली का 9, माइनस 27 से 9 घटाना है, तो देखिए ये इससे 1 लेगा तो 17 हो जाएगा, 9 8 17। इसका जो आंसर आने वाला है वो 8 आने वाला है, चूंकि इसके पूरे का हल पूछा है ना ये चीज।
कि 3 की घाते 99 माइनस 3 की घाते 50 में इकाई का अंक बताओ। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बहुत तेजी के साथ। जो अगला प्रकार है वो आप देखिए क्या है आपका, कहता है दो संख्याओं का मौसा। ये बहुत ज़्यादा आपका जितना भी परीक्षा यूपी टेट एग्जाम का अब तक हुआ है, हर साल जो है महत्तम समापवर्तक से बार बार ये जो 3 क्वेश्चन मैं लाया हूँ, यदि इन 3 क्वेश्चन को आप समझ लिए तो पूरा आप कोई भी इन्हीं तीनों पे हमेशा प्रश्न बना है, एक साल का गैप देके। तो करना क्या है आपको, देखिए यहाँ सवाल छठा कह रहा है कि दो संख्या का मौसा और लसा। तो ध्यान देना, मौसा दे रखा है, दो संख्याओं का मौसा दे रखा है 8 और लसा दे रखा है 48। फिर एक संख्या उसमें से पहली संख्या क्या दिया है 24। आपसे कह रहा है दूसरी संख्या बताओ। देखिए एक सूत्र जो है ना वो एकदम फार्मूला जो है बिल्कुल प्रूव्ड फार्मूला है, वो है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा। यानी देखिए हुआ क्या, यदि आप जिन दो संख्याओं का मौसा और लसा आप ले रहे हैं उन दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए और मौसा लसा का भी आपस में गुणा कर दीजिए, तो इन दोनों का मान आपस में बराबर ही आता है। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा। इस पर आधारित यूपी टेट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब हो सकता है दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दे, मौसा दे दे तो आपसे लसा पूछ दे, या मौसा लसा दे दे पहली संख्या दे दे तो दूसरी संख्या पूछ दे, या दूसरी दे दे मौसा लसा दे दे तो पहली। जैसे इसमें क्या है, मौसा दिया, लसा दिया, पहली दिया, दूसरी पूछ रहा है। इन चारों में से 3 जरूर मालूम रहेगा, चौथा बताना रहेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहली संख्या 24 है, लिख दीजिए, दूसरी संख्या बताना है, मौसा 8 है, लसा कितना है 48। तो अब आप देख रहे हैं 24 दूना 48 होता है, 8 दूना 16, दूसरी संख्या क्या आ गई 16 आ गई। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला देखिए इन्हीं प्रकारों में से आएगा आपसे, या कभी कभी ऐसा दे देता है, मान लीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल दे दे। मान लीजिए दो संख्याओं का गुणनफल मान लीजिए दे दिया 48 और उसमें मौसा मान लीजिए दे दिया है, इसका मौसा दे दिया है आपका मान लीजिए सपोज दैट 8 दे दिया है ना, तो आपसे मान लीजिए लसा पूछ रहा है। तो क्या होने वाला भाई, दोनों का गुणनफल दे ही दिया, a गुणे b बराबर h गुणे l, a b 48 दे ही दिया है और मौसा मान लीजिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 दे रहा है तो लसा पूछ रहा है। तो यहाँ से 8 6 48 यानी लसा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं, यानी 6 गुणे 8 बराबर 48 ही तो होगा। मतलब इस पर बहुत ज़्यादा पूछता है, बस ये ध्यान देना है। और बेसिक बात यही है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा। चलिए अगला सवाल करते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। कहता है दो संख्याओं के मौसा और लसा क्रमशः 12 और 72 है। दो संख्या का मौसा, दो संख्याओं का मौसा और लसा क्रमशः 12 और 72 दिया जा रहा है। देखिए इस सवाल को हम लोग तर्क से करेंगे, बहुत यूनिक सवाल है। और यदि इन संख्याओं का योग, यानी दोनों संख्याओं का योग दे रखा है, यानी संख्याओं का योग, यानी दो जो संख्याएं हैं ना उनका योग 60 दिया है। जिन संख्याओं का मौसा 12 और लसा 72 है उन दोनों संख्याओं का योग 60 दिया है। तो आपसे कह रहा है कि इनमें से एक संख्या है, यानी संख्याओं को पूछ रहा है, यानी पहली और दूसरी। अगर आपसे पूछे वो दोनों संख्याएं क्या हैं, हालांकि इसमें से एक संख्या पूछ रहा है आपसे। तो देखिए ऐसे सवाल को तर्क से कैसे लगाना है। अब आपको एक चीज पता है, जरा ध्यान देना, जो मौसा होता है ना, जैसे मान लीजिए मौसा 12 दिया है तो देखो मौसा के सहारे चलो, मौसा मान लीजिए 12 है ना, मौसा इसका 12 दिया है, तो यहां से पहली संख्या क्या बनेगी, जो पहली संख्या होगी ना वो 12a हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 12b हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, यदि मैं कहूं कि 12a और 12b का महत्तम समापवर्तक बताइए तो आप कहेंगे सर जी 12a और 12b का महत्तम समापवर्तक 12 ही होगा और a और b जो बचेंगी वो परस्पर सहभाज्य संख्याएं होंगी। तो आप मौसा के सहारे संख्या बना लिए। अब मान लो माना पहली संख्या 12 है, दूसरी 12b है, तो इन संख्याओं का योग क्या दिया है 60, तो 12a धन 12b बराबर मान लीजिए 60 दिया है। अब 12 कॉमन ले लेंगे तो a धन b का मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये 12 पाँचे कितना हो जाएगा 60, यानी a धन b का मान कितना आ गया, यानी जो a और b हैं क्या, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप जैसे दोनों अभाज्य संख्याओं का मान 5 आ रहा है, तो अब इनको अगर एक को 3 मान लेते हैं, एक को 2 मान लेते हैं, देखिए 3 धन 2 बराबर भी 5 होगा।
3 में 2 जोड़िए या 2 में 3 जोड़िए तभी 5 आएगा। अब 4 1 5 करते हैं तो वो सही नहीं है, ठीक है। तो 3 2 5, इसका मतलब अगर a का मान आप 3 मानते हैं, b का मान जो है a का मान 3 मान लिए, b का मान 2 मान लिए। तो अब देखो a का मान 3 मानेंगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, देखो 12 3 36 हो जाएगी। और अगर b का मान 2 मान रहे हैं तो 12 गुणे 2 करिएगा तो 12 दूना क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हैं, एक मिनट ध्यान दो, 3 2 5। अब देखिए 12 है ना, तो इनका मान 12 3 36, तो ये मौसा 12 आ गया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि वो संख्याएं कौन हैं, तो उन संख्याओं का मान देखिए आपका क्या दिया है यहाँ पे 24। एक मिनट रुक जाओ, आप अच्छे से एक बार और देख लो। देखिए लगाने के बहुत शार्ट टर्म है, तो यहाँ मैं शार्ट तरीके से बताने वाला हूँ। तो आप देखिए दोनों का योग दिया जो है, मान लीजिए दोनों संख्याओं का योग दे रखा है, जोड़िए तो उनका योग 60 आना चाहिए। तो मौसा के सहारे संख्या बना लीजिए, 12a और 12b हो गया। अब इन्हीं का योग यानी 12a धन 12b बराबर 60 है। तो 12 से भागा देंगे तो 12 5 60 आ गया। a b का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब a की b का मान योग दोनों का 5 है। अब भाज्य संख्याओं का योग तो एक 3 हो गई, एक 2 हो गई। तो यहाँ से आप मान सकते हैं कि चलो a का मान 3 और b का मान 2। तो जब 3 और 2 मानेंगे तो ये संख्याएं माने हैं 12a ना, तो 12 गुणे आप 3 करिए तो एक संख्या 36 आ गई। और एक 12b माने हैं तो 12 गुणे 2 करेंगे तो 12 दूना 24। अब देखिए 36 अब में 24 जोड़िए तो देखिए 60 आ जा रहा है। और 36 और 24 का मौसा लेंगे तो 12 3 36, 12 दूना 24, मौसा 12 आएगा। अगर लौसा लेंगे आप तो लौसा जो आएगा वो इसका क्या होगा, 72 होगा। 36 दूना 72, 24 3 72, ठीक है। तो इनमें से जो संख्याएं होंगी दोनों वो आपकी 36 एवं 24 होने वाली हैं, ठीक है। तो एक संख्या इसमें 24 हो जाएगी। चलो आप समझ पाए। तो आगे हम लोग लेके चलते हैं। जो देखो ये सवाल बहुत ज़्यादा आपसे पूछा गया है, तो आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे देखो अगला सवाल जरा देखो, बहुत ज़्यादा यूनिक है। कहता है दो संख्या का योग 36 है। ध्यान देना मेरे भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो संख्याओं का योग आपको 36 दिया है, ठीक है। दो संख्या का योग 36 है। मौसा क्या दिया है, मौसा जो दिया है वो 3 दिया है। लौसा कितना दिया है, वो आपका 105 दिया। देखिए कह रहा है दो संख्या का योग 36 है, मौसा 3 है, लौसा 105 है। तो आपसे जो पूछ रहा है वो कह रहा है इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, यानी इन, बहुत ज्यादा यह भी पूछा है यूपी टेट में, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताइए। तो कुछ नहीं, दो संख्याएं तो मान लीजिए, माना पहली संख्या a है, दूसरी संख्या सपोज दैट b है। पहले समझिए दो संख्या का योग दिया है, यानी योग का मतलब a प्लस b कितना हो गया, 36। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्या का योग 36 हो गया। और इसके बाद एक चीज ध्यान देना, मौसा क्या दिया है, 3 दिया है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मौसा। देखो आप मेरे भाई सुनो, मौसा क्या दिया, 3 दिया, और लौसा इतना। तो अब एक चीज आप जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अब बराबर होता है मौसा गुणे लौसा, यानी जो मौसा लौसा का गुणनफल होगा वही तो पहली एवं दूसरी संख्या का भी तो गुणनफल होगा। यानी a गुणे b का मान क्या आ रहा है, a गुणे b का मान क्या आ रहा है, आप देख पा रहे हैं, वो आ रहा है 3 गुणे 105। तो देखिए मौसा लौसा के सहारे, यानी मौसा पता था, लौसा पता था, चूंकि आप जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा, तो इसलिए दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वह मौसा लौसा के गुणनफल के बराबर होगा। तो ab का मान 3 गुणे 105 होगा और दोनों संख्याओं का योग क्या दिया है, 36। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि दो संख्या का योग 36 आ गया और जो है दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 3 गुणे 105 आ रहा है, यानी मौसा गुणे लौसा। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि इनके व्युत्क्रम का योग बताओ। अगर संख्या a है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a। अगर संख्या b है तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/b। अब इसको इसके व्युत्क्रम का योग यही तो पूछा है आपसे, थोड़ा इसको सरल कर लेना है। तो b का गुणा 1 में होगा तो b आएगा, a का गुणा 1 में होगा तो a आएगा, दोनों का आपस में करेंगे तो ab, यानी देखा जाए तो a प्लस b अपान ab। तो देखिए ऊपर योग आ रहा है, नीचे गुणन आ रहा है। अब आपको योग का मान पता है, दो संख्याओं का योग 36 है और उसका गुणनफल दोनों का क्या है, मौसा गुणे लौसा। तो बस आपको इसको काट देना है, 3 एकाइम 3, 3 दूना 6, 12/105 आ रहा है।
कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 तिली का 9, 3 पाँचे 15, आ गया आंसर 4/35। लेकिन क्या ये सवाल इतना बड़ा लगेगा? नहीं मेरे भाई, कुछ नहीं, बहुत आसान होगा। दो संख्या का योग दिया रहेगा, मौसा और लसा दिया है, तो मौसा लसा ही दो संख्या का गुणनफल बनेगा। और पूछा जाए जब इसके व्युत्क्रम का योग बताना है, बहुत आसान है। संख्या a है, दूसरी संख्या b, इसका व्युत्क्रम 1/a 1/b। अब क्या करिएगा, इसको 1/a धन 1/b को सरल करिएगा तो a + b/ab ही आएगा। मतलब कुछ नहीं करना, ये मौखिक है, बस जो है इसका आंसर होगा योग में गुणन से भाग दे देना है, यानी 3 × 105। तो अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है भाई, ये वाला योग वाला सवाल जो अभी तीसरा प्रकार है। तो अब तक लसा मसा में केवल यही इतने प्रकार पूछे गए हैं, और एक प्रकार अनुपात को देके होता है, तो वो आसान है, उसको आप कर लेंगे, ठीक है। तो सुनिए, जैसे पुनः मैं बता दे रहा हूँ कि दो संख्या का योग दिया है, आपका क्या दिया है, 36 दिया है। दो संख्याओं को जोड़ने पे 36 आ रहा है, उसका जो मौसा है वो 3 दे रखा है, लसा कितना दे रखा है, 105 दे रखा है। कह रहा है इसके व्युत्क्रम का योग बताइए, यानी 1/a यानी 1/b। इसको जैसे ही सरल करते हैं तो a + b/ab ही तो आता है। मतलब आपको दो संख्या का योग ऑलरेडी 36 दिया है, और इसमें और ab का मान नहीं मालूम है, दोनों संख्या का गुणन नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ गुणन मालूम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो संख्या का गुणनफल मौसा लसा के गुणनफल के बराबर। तो बस जो मौसा अब बटा, देखिए योग अब बटा मौसा और गुणे लसा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। यानी इसका हल है योग बटा मौसा गुणे लसा। देखते ही उड़ा देना है बस, जब ये सवाल आए, देखा नहीं कि उत्तर बता दिया भैया, 36 बटा मौसा गुणे लसा कर दो आप, 36 गुणे मौसा बटा लसा कर दो आप, आंसर हो गया। ये क्या हो गया, व्युत्क्रम का योग। तो ये जो सेकंड वाला सवाल आपने देखा, पहला दूसरा तीसरा मौसा का काफी इंपॉर्टेंट था। एक क्वेश्चन इस टाइप में आता है, कह रहा है यदि जो है, यदि 2a = 3b = 4c हो, तो आपसे कह रहा है a संबंधे b संबंधे c का मान। देखिए हमारे पास समय नहीं है कि हम इसको बहुत अच्छा से हल करके बताएं, बस आपको इतना बता दे रहे हैं कि जब भी ऐसा सवाल आए कि 2a, जब ये चीजें अंश के रूप में हो, 2a = 3b = 4c दिया है, तो कहे कि a संबंधे b संबंधे c, यानी तीनों का अनुपात बताइए। तो जो तीनों का अनुपात होगा ना, जो अंश के रूप में, तो बस बटा लिख दीजिए, 1/2 असंबंध 1/3 संबंध 1/4, बस यही इसका आंसर होगा। इसका एलसीएम ले लेना आप, 12 पे 2 छक्का 12, 3 चौको 12, 4 3 12, यानी 6 संबंधे 4 संबंधे 3, यही आंसर हो जाएगा। एक सवाल और पूछा जाता है, कह दे कि यदि जो है a/2, a/2, b/3 और c/5, यदि ये तीनों मान आपस में बराबर हैं, तो आपसे कहे a संबंधे b संबंधे c का मान बताओ। तो इसमें क्या करना है, चूंकि यह चीज बटा में आई हुई है, तो इसका जो अनुपात होगा वो अंश के रूप में होगा। बस कुछ नहीं करना, इसका अनुपात लिख देना है 2 संबंधे 3 संबंधे 5, यही आंसर हो जाएगा। जब अपान के रूप में होंगी चीजें, जैसे देखो पहले का आधा, दूसरे का तिहाई, तीसरे का 5वां भाग आपस में बराबर है। देखा, यदि a/2 = b/3 = c/3 है, तो a संबंधे b संबंधे c का मान बता, कुछ नहीं, 2 संबंधे 3 संबंधे 5। और या ऐसे दे दे 2a = 3b = 5c है, तो फिर इसका मान बताइए, a संबंधे b संबंधे c, तो कुछ नहीं, 1/2 संबंध 1/3 संबंध 1/5। इसको थोड़ा हल कर लेना है एलसीएम बराबर करके, बस। तो समझ गए होंगे आप, यदि ऐसा आए तो ऐसे कर लेना है आपको। बाकी विस्तृत ज़्यादा जाने में समय लगेगा बहुत, क्योंकि क्वेश्चन अभी और ज़्यादा करने हैं, बहुत क्वेश्चन पे बात करनी है। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन आया है, तो इसको हम लोग मौखिक करेंगे। कहता है कि 2 अंकों की संख्याओं का, जैसे कोई 2 अंक वाली संख्या है, तो 2 अंक वाली संख्या का मतलब 1 अंक इकाई का होता है, 1 अंक दहाई का होता है। 2 अंक वाली संख्याओं का जो गुणनफल है ना, यानी जो संख्या है उसका गुणनफल कितना आना चाहिए, अगर उसके अंकों का आपस में गुणा, यानी अंकों का गुणनफल कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। और कह रहा है कि उस संख्या में 9 जोड़ने से, यदि जो संख्या बन रही है, संख्या में आप 9 जोड़िए, तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। मतलब अंकों का स्थान क्या करेगा, अंकों का स्थान
बदल जाता है, मतलब इकाई दहाई हो जाएगा, दहाई इकाई हो जाएगा। तो ऐसे को केवल आंसर से लगाना है। जैसे हमारे सामने आंसर 16 दिया, 35 दिया, 43 दिया, 23 दिया। तो पहले देखिए 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गायब है, क्योंकि देखिए इनके इकाई एवं दहाई के अंकों का गुणा करने पर 9 आना चाहिए। इकाई दहाई के अंक का गुणा करिए 9 आए, तो देखिए कहाँ 9 अरे सॉरी 9 आना चाहिए ना, 1 मिनट सॉरी 6 आना चाहिए मेरे भाई, सॉरी ये गुणनफल 6 आना चाहिए, 9 जोड़ना है। तो देखिए यहाँ 6 आ रहा है, 1 गुणे 6 करेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन क्या 3 गुणे 5 करेंगे तो 15 आ जा रहा है, 4 गुणे 3 कर रहे हैं तो 12 आ जा रहा है, 2 गुणे 3 कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। तो इसका मतलब 2 ऑप्शन नहीं होंगे, ये नहीं होने वाला। अब या तो आपका क्या होने वाला है, या तो आंसर 16 सही होगा या तो आंसर 23 सही होगा, क्योंकि इन्हीं का आपस में गुणा करने से हमको इकाई की जगह 6, दहाई की जगह 1, तो 6 इकाई 6 आ रहा है गुणनफल, यहाँ भी है। लेकिन ये कह रहा है कि यदि एक काम करना आप यदि संख्या 16 है उसमें आप 9 जोड़िए, तो क्या 9 जोड़ने से अंकों का स्थान बदल जा रहा है, क्या वो 61 बन जा रहा है? तो आपका जवाब होगा नो। 16 9 तो 25 बराबर 61 कहाँ हो रहा है? इसका मतलब फिर 23 को चेक करेंगे। अगर 23 में आपने 9 जोड़ा, संख्या में आपने 9 जोड़ा, तो कह रहा है कि इसके अंकों का स्थान बदल जाता है, यानी इकाई दहाई और दहाई इकाई, यानी 23 जो है क्या बन जा रहा है 32। तो देखिए हो पा रहा है 9 3 12, यानी जैसे ही 23 में 9 जोड़िएगा तो 32 आ जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या होने वाला है 23। वैसे इकाई का अंक x y दहाई मान के लगाएंगे तो परेशान होंगे, ऐसे सवाल को आंसर से लगाते हैं। शर्त का पालन करा लीजिए, अंकों का गुणनफल 6 होना चाहिए। तो देखिए 5 3 15 नहीं होगा, 4 3 12 नहीं होगा, 6 1 6 ये होगा या तो ये होगा। अब देख लो भाई 16 में 9 जोड़ रहे हैं तो क्या 61 आएगा? नहीं। 23 में 9 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा। देखो 23 अगर संख्या होगी तो 9 जोड़िए, इसको क्या आना चाहिए, अंकों का स्थान बदलना चाहिए, यानी 9 3 12 32 तो आ जा रहा है आपका, बस 23 9 32। चलिए अगला सवाल है आपका, जो अगला क्वेश्चन अलग टाइप का पूछा गया, ये भी बहुत ज़्यादा यूनिक क्वेश्चन है आपका। तो आगे देखिए क्या है, कहता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2। जरा ध्यान देना आप भाई, यहाँ लिखना है क्रय मूल्य और यहाँ लिख देना है आपका विक्रय मूल्य। कह रहा है जो क्रय मूल्य है ना वो विक्रय मूल्य का 3/2 है। यानी अगर विक्रय मूल्य मान लीजिए कि चलो विक्रय मूल्य आपने 100 मान लिया, मान लीजिए कि वो कोई सामान 100 रुपये में बिका था, तो क्रय मूल्य ना विक्रय मूल्य का 3/2 है। तो विक्रय मूल्य को 100 मानेंगे तो क्रय मूल्य क्या होगा, इसका 3/2 है, यानी 100 का 3/2 करेंगे तो 50 50 3 150, यानी 150 आ रहा है। अगर आप क्रय मूल्य जो है 100 मानते हैं, कि माना वो 100 रुपये में सामान खरीदा गया, तो उसका जो क्रय मूल्य है ना वो विक्रय मूल्य का 3/2 है। तो यानी विक्रय मूल्य 100 है, उसका 3/2 करेंगे यानी 1.5 करेंगे तो 150। अब कह रहा है लाभ हुआ कि हानि। देखो भाई कोई सामान ज्यादा में खरीद रहे हैं, कम में बेच रहे हैं, इसका मतलब हानि हो रही है। हानि कितना, हानि कैसे निकलता है, क्रय मूल्य में से आप जो है विक्रय मूल्य घटाते हैं। 150 में खरीदे हैं, 100 में बेचे हैं, 50 रुपया का आपने घाटा सहा। कितना प्रतिशत घाटा हुआ ये पूछ रहा है, कितने प्रतिशत का लॉस हुआ। तो लॉस अपान होता है कास्ट प्राइस इंटू 100। भाई हानि 50 की हो रही है, कितने में हानि 50 की हो रही है, क्रय मूल्य क्या है भाई 150। धंधे में लाभ या हानि क्रय मूल्य के सापेक्ष देखते हैं, तो 50/150 गुणे 100 कर दीजिए, तो बस 50 3 150, 100/3 आ गया। यानी जो है हानि हो रही है 33 सही 1/3% की। इसका उत्तर होगा 33 सही 1/3%। देखो भाई सीधा बोल रहा है कि जो है कोई किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना वो विक्रय मूल्य का 3/2 है। यानी आप सेलिंग प्राइस मान लीजिए 100, तो उसकी क्रय मूल्य कास्ट प्राइस है 100 का 3/2 यानी कि 150। 150 में खरीद रहे हो, 100 में बेच रहे हो, 50 का हानि हो रहा है। अब 50 की हानि लिख दो, हानि गुणे 100 कर दो बटा कितने में खरीदे हो, क्योंकि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष निकलता है बस। तो 100/3 यानी 33 सही, इसका आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3%। चलिए हो गया, यह भी चीज अच्छे समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
एक समचतुर्भुज के, अब देखिए 40, अब एक क्वेश्चन आया है, इतने व्यक्ति, ध्यान देना, कह रहा है 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। तो ध्यान देना है आपको, यहाँ पर लिख देना दिन, तो जो पूछ रहा है उसको लिख दो लास्ट में, यानी दिन है और अनाज है, यानी चावल लिख दो आप, चावल लिख दो आप, यहाँ लिख दो व्यक्ति। कुछ नहीं, मैं एकदम आसान सा ट्रिक बता रहा हूँ। 40 व्यक्ति थे, 200 केजी चावल खाए, 30 दिन में खाते हैं। आगे कह रहा है भाई कितने व्यक्ति, भाई 30 व्यक्ति हैं, कितना चावल, 30 व्यक्ति हैं, 500 केजी का चावल जो है कितना दिन में खाएंगे, मान लीजिए x दिन में। तो ऐसा नहीं करना, इसके लिए ट्रिक आता है। व्यक्ति के लिए यम मान लीजिए, चावल एक तरह से खाते हैं यानी वर्क है, काम माना जाएगा, डे को दिन माना जाएगा। बस यम1 d1, देखिए चावल खाना काम है, तो ये ट्रिक बनेगा यम1 d1 बटा w1 बराबर हो जाएगा m2 d2 अपान w2। तो पहले कितने व्यक्ति हैं भाई, 40 व्यक्ति हैं, कितना दिन खाए भाई, 30 दिन खाए, कितना अनाज खाए, 200 केजी खाए। अब कितने व्यक्ति भाई, 30 व्यक्ति भाई, कितने दिन में खाएंगे, चलो वही निकालना है, d2 दिन में मान लीजिए, कितना अनाज खा रहे हैं भाई, 500। तो बस 2 जीरो से आपको 2 जीरो काट देना है, 2 दूना 4, यहाँ 20 आ जा रहा है, 5 छक्का 30, 6 आ गया, 6 पाँचे 30, 20 पाँचे 100। आप देख पा रहे हैं कि 20 पाँचे 100 दिन, कितना आ रहा है मेरे भाई, 100 दिन। या अगर ऐसे लगाते तो आदमी दिन में हमेशा विलोमानुपात होता है। और देखिए 200 ग्राम चावल, 200 केजी चावल 30 दिन चल रहा है, तो 500 केजी चावल होगा तो ज़्यादा दिन चलेगा, यानी आप यहाँ देख रहे हैं अनुलोम हो रहा है, यहाँ अनुलोम और विलोम। तो इसको भी आप लगाते तो बड़े आराम से आप लिख देते हैं, यहाँ पे वो आपको बस लिख देना है 30 बटा x बराबर, जो सीधा उसको सीधा लिख दीजिए 200 बटा 500, और गुणे जो उल्टा अनुपात हो रहा है तो उसको उल्टा लिखना है, यानी 30 ऊपर चला जाएगा और आपका 40 कहाँ हो जाएगा, नीचे। इसको भी हल करिएगा तो वही आने वाला है, वही चीज़ आपकी आएगी। यहाँ से भी आप देख रहे हैं 20 25 100, यानी x का मान क्या आ गया, 100 दिन। ठीक है, चलिए समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, इस टाइप का जरूर एक क्वेश्चन होगा, तो आप ट्रिक के द्वारा जो है आपको इसी ट्रिक के द्वारा लगाना है। वो ट्रिक मैं लिख दे रहा हूँ, होता है यम1 d1 t1 e1 बटा w1 इज इक्वल टू m2 d2 t2 e2 अपान w2। जहां देखिए यम1 आदमी है, डे का मतलब दिन से, टी का मतलब टाइम से, ई का मतलब क्षमता से मतलब है इफर्ट से, और w का मतलब वर्क से। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे। हम लोग आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दी गई। देखिए कोई एक समचतुर्भुज है ना, समचतुर्भुज की जो खासियत होती है वो ये होती है कि इसकी चारों भुजाएं आपस में जो है समान होती हैं, विकर्ण इसके अलग अलग होते हैं। ठीक है, और विकर्ण जो काटते हैं एक दूसरे को, ये जो विकर्ण काटेंगे तो ये मध्य बिंदु पे काटते हैं, इसलिए ये आपस में ये जितना होगा उतना ये होगा। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखो एक विकर्ण आपका दे रहा है 16, मान लीजिए ये 16 सेमी है और ये आपका 12 सेमी है। तो जब ये इसके विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं तो इसका मतलब ये यहाँ से दूरी हो जाएगी 8 सेमी और ये यहाँ से यहाँ वाली दूरी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि इसकी भुजा बताइए, तो भुजा इसके सामने वाली यही तो होगी, इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो देख रहे हैं कि इस तरीके का एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, 6 है, ये 8 है, ये भुजा ये है। बस पाइथागोरस प्रमेय लगा लेना है, कुछ नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय जैसे ही लगाएंगे तो आप देख रहे हैं कर्ण का मान कहाँ से निकलेगा, कड़ी के अंदर लंब का वर्ग। कुछ नहीं करना आपको, 6 का वर्ग करना है, 8 का वर्ग करना है, करके वर्गमूल ले लेंगे तो समचतुर्भुज की भुजा आ जाएगी। बस तो 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, कड़ी में 100, 100 का वर्गमूल 10, इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है बस। और अगर आपसे जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछता तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, यानी दोनों विकर्णों का गुणा करके आधा कर देते, यानी आप लिख देते 12 गुणे 16/2 करते, 2 8 16, 12 8 जो भी आएगा आपका आप कर देते। मतलब इनके विकर्णों का गुणा करके आधा किया जाता है। क्षेत्रफल के लिए 1/2 होता है d1 गुणे d2। देखिए जब ये समचतुर्भुज से हर बार सवाल, एक सवाल देखिए यहाँ पे लगा है
वो ये है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिया है, कहता है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण, ये कह रहा है कि किस चतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। तो देखिए ये समचतुर्भुज हो चाहे वर्ग हो, देखिए वर्ग का भी जो विकर्ण है ना, वर्ग में भी दो विकर्ण होता है, दोनों विकर्ण वर्ग के 90-90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं। और समचतुर्भुज के पास भी दो विकर्ण होते हैं, समचतुर्भुज भी एक तरह का चतुर्भुज भी है, चतुर्भुज ही है, वर्ग भी एक प्रकार का चतुर्भुज ही है। इसके भी विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और इसके भी 90 डिग्री पे काटते हैं। यह यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया है। चलिए यहाँ से दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो उसमें दिए है कि किस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। तो अब आप बताएंगे जो समकोण पे काटते हैं वो वर्ग के या समचतुर्भुज के। हालांकि यहाँ समचतुर्भुज दिया है, आयत दिया, पतंग दिया, समलंब, तो समचतुर्भुज। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो कह रहा है कि यदि 8 पेन का क्रय मूल्य, ध्यान देना है आपको, 8 पेन का कह रहा है जो क्रय मूल्य है, जितने में 8 पेन खरीदी जाती है, कह रहा है 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ पूछ रहा है। जब देखिए लाभ डायरेक्ट पूछ रहा है तो देखिए प्रतिशत लाभ बराबर होता है क्या भाई, लाभ होता है गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। कोई दिक्कत नहीं। देखिए 8 और 6, यहाँ 8 पेन का क्रय मूल्य 8 का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब भी ऐसा सवाल है कुछ नहीं करना, बस इसमें वस्तुओं का अंतर कर दीजिए। 8 में से 6 गया कितना, 2 का ही तो लाभ होगा, 2 आइटम का लाभ हो रहा है, तो 2 गुणे 100 कर दो। अब जरा ध्यान देना, लाभ कब होता है, जब खरीदते कम में है बेचते ज्यादा में है। तो यहाँ पे 8 जो है ज्यादा मान है कि 6 का मान, तो देखिए यहाँ क्रय मूल्य क्या बनेगा, 6 बनेगा कि 8, चूंकि कम वाला बनेगा, खरीदेंगे कम में बेचेंगे ज्यादा में। हालांकि इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ क्रय मूल्य 6 माना जाएगा, यानी कम वाला, 2 3 6, 100 बटा 3, 33 सही 1/3% का लाभ होगा। कुछ नहीं, 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो अंतर कितने पेन का आ रहा है, 2 पेन, यही 2 का लाभ होगा, 2 गुणे 100 और बटा 8 बनेगा क्रय मूल्य की 6 बनेगा, तो कम वाला बनेगा। लाभ होगा तो कम वाला बनेगा और हानि होगा तो ज्यादा वाला क्रय मूल्य बनेगा। बस इतना ध्यान रखना। चलिए यह भी हो गया आपका। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस 2-4 क्वेश्चन और हैं। कह रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड को किमी प्रति घंटा में बदलो। देखिए 10 मीटर प्रति सेकंड को किस में बदलना है भाई, किमी प्रति घंटा में। ठीक है, तो क्या करना होगा, अब इसको बदलना है। तो देखिए एक होता है अगर छोटे से बड़े में जाना है, जैसे देखो छोटा पैमाना मीटर छोटा है, किमी बड़ा है, तो ये चाल छोटी चाल से बड़ी चाल में जाना है। देखिए तो देखिए होता क्या है, 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटा में जो है आपका 3600 सेकंड होता है। तो देखा जाए तो किमी प्रति घंटा करिएगा, यानी 1000 में आप 3600 से भागा देते हैं तो 5/18 आता है कट करके। तो ध्यान देना, जब छोटे से बड़े में जाना हो तो बड़ी गिनती ऊपर हो जाती है, छोटी नीचे, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड को यदि किमी प्रति घंटा में बदलना है तो 10 लिखेंगे, क्योंकि बड़ा में जाना है, मीटर से किमी में जाना है तो 2 ही नंबर है, एक 18/5 से गुणा करना है या तो 5/18 से। तो क्या करना है, छोटे से बड़े में जाना है तो आपकी बड़ी गिनती ऊपर चली जाएगी, छोटी 5 नीचे। 18 और 5 2 ही गिनतियां हैं, तो ऐसे कर देंगे तो यह बदल जाएगा आपका किमी प्रति हावर। तो 5 दूना के 10, 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा। चाहे 1 घंटे में कोई वस्तु 36 किलोमीटर जाए या 1 सेकंड में कोई वस्तु 10 मीटर दूरी तय करे, बात क्या है, एक ही है। ठीक है, मान लीजिए ये दे देता 90 किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, तो कुछ नहीं, आपको पहले 90 लिखना है। अब किमी प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है, बड़े से छोटे में जाना है तो छोटी गिनती 5 ऊपर, बड़ी गिनती 18 नीचे। छोटे में जाना है तो छोटा ऊपर लिखा जाएगा, बड़ा नहीं। अब देखो 18 5 90, 5 25 मीटर प्रति सेकंड। या मान लीजिए आपसे कोई कह रहा है कि 25 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, अब उसे किमी प्रति घंटा में बदलना है भाई, तो कुछ नहीं, 25 छोटा से बड़ा तो 25 गुणे बड़े में जाना है तो बड़ा 18 ऊपर 5 नीचे, 5 25, 18 5 90 किमी प्रति हावर। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। आगे नेक्स्ट आप देख लो।
आगे एक उदाहरण के रूप में दिया है, एक घातांक का सवाल है, -2 छोटा कोष्टक, फिर यहाँ माइनस इसकी पावर, फिर थोड़ा छोटा कोष्टक की माइनस, फिर मझला लगा के -1 घात, फिर बड़ा लगा के -1 घात। तो देखिए इसका उत्तर आसान है, क्योंकि देखिए a का पावर m है, फिर ब्रैकेट लगा के इसका पावर n हो, फिर इसका ब्रैकेट लगा के p हो, तो a का पावर m गुणे n गुणे p, यानी इनका सभी पावरों का आपस में गुणा हो जाता है। ये ध्यान देना कि जब भी पावर के ऊपर पावर लगा हो, ब्रैकेट लगा के कोष्ठक लगा के, तो सभी का आपस में गुणा हो जाता है। तो -2 का जैसे ही 4 बार गुण आप करेंगे गुणा, -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, तो सम बार हो रहा है गुणा, इसलिए प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, यानी -2 का घाते धन 1 आ जाएगा। अब 2 का घाते 1 है, तो इसका मतलब -2 की घाते 1 का मतलब क्या हुआ भाई, अरे +1। तो इसको 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया, -2। इसका आंसर क्या आएगा, -2। तो इसका उत्तर हो जाएगा -2 की घाते 1 यानी -2। ठीक है, अब आप समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग बताना है। तो देखिए जो सबसे पहली अभाज्य संख्या है वो 2 है, फिर उसके बाद 3 है जो किसी से नहीं कटती, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर आपकी, अब कैसे कह रहा है, प्रथम 5, तो 1 2 3 4, इसके बाद क्या आने वाला है, 2 3 5 7 11। ये ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं, या तो 1 से कटेंगी या स्वयं से कटेगी, अन्य किसी से नहीं कटेंगे। इनका योग करिएगा तो 28 आता है। अगर औसत पूछता तो 28 में फिर 5 से भाग दे देते आप, तो 5 25 और 5 6 30। तो याद रखना प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग 28 होता है, और प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत 5.6 होता है, जो बार बार पूछा जाता है, तैयार रहे। 2 सह अभाज्य संख्याओं का मौसक कितना होता है, यह भी बहुत बार पूछा गया है। देखिए 2 अभाज्य संख्या है, जैसे मान लो 1 ले लो आप 2, 1 ले लो 3, इनका मौसक क्या होगा, तो देखिए 2 का फैक्टर 1 गुणे 2 होगा, 3 का फैक्टर 1 गुणे 3 होगा। मौसक वही होता है जो दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, 1। याद रखना जो भी अभाज्य, जैसे 3 और 4 ले लो, एक दूसरे से नहीं कटेंगी, इसका मौसक क्या आने वाला है भाई, ये 3 4 को काटने वाली संख्या क्या है, 1 है। तो 2 अभाज्य संख्याओं का, अगर दोनों संख्याएं अभाज्य हुए हैं, आपस में एक दूसरे से नहीं कट रही हैं, तो उसका मौसक सदैव 1 होता है, यह पूछा गया है। आगे सवाल है, एक वृत्त की परिधि 44 सेमी है, क्षेत्रफल। तो देखिए ये वृत्त है, इसकी ये परिधि पूरी ये मानी जाती है आपकी, यहाँ से यहाँ तक इसकी परिधि है, तो यही बाहर की माप ही परिधि होती है, वो दे रहा है 44 सेमी। फिर कह रहा है इसकी एरिया बताओ, यानी इसको पूछ रहा है, कुछ नहीं, परिधि होती है 2 पाई आर, ये हो गया 44, पाई आर का मान कितना हो गया 22, अब पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर बराबर 22, 22 से 22 कट गया, आर का मान 7। जब वृत्त की त्रिज्या 7 है तो उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, 7 गुणे 7 करेंगे, 7 से 7 कट गया, 154 सेमी का स्क्वायर। तो वृत्त की परिधि दी गई है, तो परिधि के सहारे त्रिज्या निकाल लेंगे, जैसे ही त्रिज्या निकल जाएगी तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन और बच गया है, वो ये कह रहा है कि कौड़ी के अंदर 248 प्लस कौड़ी में 52 प्लस कौड़ी में 144, इसका हल बताना है। कुछ नहीं, पहले ये छोटी अंदर इसको तोड़ेंगे, इसका वर्गमूल 144 का 12 आएगा, फिर 12 को 62 में जोड़ेंगे, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो 2 2 कितना हो रहा है 64 आ जाएगा। अब 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब जो 8 आएगा वो यहाँ जोड़ा जाएगा। अब 8 8 कितना हो गया आपका 8 8 16, और ये हो गया आपका 5, 256 है। तो 256 का वर्गमूल जो है आपको निकालना होगा, तो 16 आएगा, चाहे 16 का करेंगे, 16 छक्का 96 होता है, 6 9 16 9 आपका 25, तो ये 16 आ जाएगा। ठीक है, इसका हल क्या आने वाला है 16। ठीक है, यह देख लेना है आपको, 16 आएगा। ठीक है, तो आपका ये आ गया, बस कुछ नहीं करना इसमें। अब एक लास्ट सवाल बचा है, बहुत कहता है यदि 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 है। देखिए 2 संख्या का योग 48 बोल रहा है। ठीक है, कहता है इन संख्याओं का अनुपात क्या नहीं हो सकता कभी भी। कह रहा है कि क्या इसका अनुपात 3:5, 5:7, 2:6 और 2:5, इनमें से कौन नहीं होगा। पहला उत्तर, दूसरा उत्तर, तीसरा उत्तर, चौथा उत्तर। तो अब देखिए ना, इसका ये योग है ना, तो योग देखिए 48 है,
तो इस 48 को वही देखिए यहाँ पे जो इसका अनुपात दिया है ना, इसका अनुपाती योग करो आप 5 3 8 7 5 12 6 2 8 3 5 2 7। तो देखिए यह जो है ना 48 8 से 8 के द्वारा 48 कटेगा, 8 6 48 12 चौक 48 और 8 6 48, यानी 3 संबंधे 5 के अनुपात में इन दोनों संख्याओं को बांटा जा सकता है। 48 को 3 5 के रूप में बांट सकते हैं, 5 7 के रूप में बांट सकते हैं, 2 संबंधे 6 के रूप में बांट सकते हैं, लेकिन क्या जो है 7 से 48 कटेगा तो जवाब आ रहा है 9। तो जिस अनुपाती योग से, यानी आपको अनुपात दिया है तो अनुपाती योग करो, जिस अनुपाती योग से ये योग कट जाए तो वो तो अनुपात संभव है, और जिससे नहीं कटेगा वो उसका अनुपात नहीं हो सकता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? मैंने इसमें काफ़ी मेहनत किया, चूँकि वीडियो ज़रूर बड़ा हो गया, लेकिन जो है क्या था कि क्वेश्चन मैंने इसमें 20 से ज़्यादा ही मैंने करीब करीब ले रखा था। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपके यूपी टेट एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।